नमस्ते सभी को, मैं समूना। तो आप लोग ने था लर्न विद समूनाथ। तो पिछले वाले हिस्ट्री के वीडियो में हमने देख पा रहा था कि कैसे मतलब जो एसटी पॉल में जो आपका कन्वेंशन हुआ था या जो आपका जो पार्लियामेंट बैठा था, फिर कैसे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो के फिर से डी एस्टेब्लिश हो गया। हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, फिर रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, मतलब जो नेशन चाहते थे, नेशन स्टेट्स चाहते थे, फिर हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते थे मेकिंग ऑफ इटालियन जर्मनी। सो मेकिंग ऑफ इटालियन जर्मनी में क्या होता है कि जो इटाली और जो जर्मनी जो बटे हुए थे, मतलब अलग अलग स्टेट्स लोग में जो बटे हुए थे, जैसे जर्मनी जो है 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, इटाली भी जो है 6-7 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो इन लोगों को फिर से यूनिफाई कैसे किया गया, और आज का जो मॉडर्न जर्मनी या फिर इटाली है वो वाला कैसे बना, इस प्रोसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो जर्मनी का केस लेंगे। सो जर्मनी में कैन की आर्मी भी दी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, मतलब एक कंट्री का आर्मी जो है वो उस नेशन का आर्किटेक्ट बन सकता है क्या, वो उस नेशन को बनने में मदद कर सकता है क्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो 1848 के बाद से क्या हुआ कि जो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस हैं वो लोग खुद से ही नेशनलिज्म का वर्ड यूज़ करने लगे, जिससे से कि वो लोग अपना पावर जो है पूरे यूरोप में जमा पाए, क्योंकि उस टाइम के यूरोप के लोग चाहते थे नेशन स्टेट्स बनना, नेशनलिज्म बनाना चाहते थे। तो उसी को एक बहाना बना के, उसी को एक पर्दा बना के, उसी को अपना मुखौटा बना के जो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस थे उन लोग फोर्सेस लोग, मतलब जो अपना जो नेशन स्टेट्स बनाना चाहते हैं, हम लोग एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, हम लोग भी नेशनलिस्ट हैं, ऐसे ढोंग करके वो लोग अपना जो पावर जो है पूरे यूरोप में जमाना चाहते थे। और इसमें भी हम जो जर्मनी और इटली के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कैसे कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस जो है अपना नेशन स्टेट्स बनाए। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जर्मनी में 1848 के टाइम जो नेशनलिस्ट लोग होते थे, मतलब जो रियल नेशनलिस्ट लोग होते थे, उन लोग ने एक बार ट्राई किया था जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, लेकिन उस टाइम उन लोग कर नहीं पाए थे। क्यों कर नहीं पाए? क्योंकि वो जो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस थे, वो जो लार्ज लैंड ओनर्स, मतलब जंकर्स जिसे बोलते हैं प्रूशिया या फिर जर्मन के रीजन में, वहाँ के जो लैंड ओनर्स थे और आर्मी के सहायता से उसे डिसबैंड कर दिया। जो नेशनलिस्ट जो एक मूवमेंट हुआ था ये जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, उनसे उन्होंने डिसबैंड कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ, जो जो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस थे, जो प्रूशिया के जो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस थे, वो लोग इसका चार्ज ले लेके जैसे हम जर्मनी को यूनिफाई कर पाएंगे। और इसके जो प्रूशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, या फिर जो चीफ मिनिस्टर जो भी ऑटो वन बिस्मार्क जो थे, वो 3 जंग लड़े आपका ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ये डेनमार्क के साथ, और इसमें ही प्रूशिया का ही जीत हुआ। और इसके बाद से क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर थे, इनके आर्किटेक्ट में, मतलब इनके कंट्रोल के अंदर जो जर्मनी को जो है यूनिफाइड किया गया था। तो 18 जनवरी 1871 के दिन, मतलब बहुत ही ठंडा होता था, जर्मनी ऐसे ही ठंडा रीजन है। फिर 18 जनवरी का टाइम आप समझ ही पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा। उस टाइम जो सेंट्रल जो हॉल था, इनकी मिरर हॉल, मतलब सेंट्रल हॉल को मिरर हॉल बोलते थे, द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, वर्साइल्स का जो महल था या फिर पैलेस था, वहाँ के जो मिरर हॉल में प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स, मतलब जर्मन स्टेट्स के जो राजकुमार लोग थे, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, आर्मी के जो चीफ या फिर कमांडर लोग होते थे, उन लोग आए थे। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जैसे कि ये चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, इन लोग ये गैदर हुए वहाँ पे, मतलब एकजुट हुए। और वहाँ पे केजर विलियम वन ऑफ प्रूशिया, केजर विलियम वन ऑफ प्रूशिया के अंदर में जो है यूनाइटेड जर्मनी का एक मतलब नेशन हुआ, मतलब वो नेशन जो है फॉर्म हुआ अंडर केजर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। तो ये जो चीज़ है, ये प्रूशिया का स्टेट पावर को दिखाता है कि मतलब प्रूशिया जो है कितना पावरफुल था उस टाइम। वैसे तो आजकल प्रूशिया नाम का कोई स्टेट रहता नहीं है, तो उस टाइम जो है प्रूशिया नाम का एक स्टेट रहता था, और वहाँ पे जो है वो बहुत ही पावरफुल था। तो ये जो है एक बैंकिंग सिस्टम, एक लीगल सिस्टम, करेंसी, ये सब जो है वो लागू करवाया था जर्मन स्टेट्स में, यानी कि जो यूनाइटेड जर्मनी फॉर्म हुआ वहाँ पे। तो बात करते हैं हाँ इटाली बस यूनिफाइड की। तो जैसे कि जर्मन स्टेट्स जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ था, वैसे इटाली भी जो है 7 टुक स्टेटों में बटा हुआ था। और उसमें से बस एक ही सार्डिना पीडमोंट नाम का एक टुक स्टेट था, वही बस जो है इटालियन प्रिंसली स्टेट, मतलब इटाली के किसी राजकुमार के अंदर वो था। बाकी सब जो थे, कोई सा पोप के अंदर, कोई सा चर्च के अंदर, कोई सा ऑस्ट्रियन कंट्रोल में, कोई सा दूसरे किसी कंट्रोल में, हैब्सबर्ग के कंट्रोल में, ऐसे करके जो है वो अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए थे। इवन जो इटालियन लैंग्वेज था वो भी एक कॉमन फॉर्म नहीं लिया था, वहाँ पे मतलब लोकल वेरिएशंस देखे गए थे। तो जो 1830s का जो टाइम था, उस टाइम जोसेपे मैजिनी नाम का जो एक लीडर था, वो एक कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर्म किया, मतलब एक तो प्रोग्राम फॉर्म किया जिससे से कि जो 7 जो स्टेट्स थे इटाली के, उसे यूनाइट कर दिया जा पाए। और जैसे कि हमने पहले भी उसके बारे में पढ़ा था कि वो जो एक यंग इटली फॉर्म किया था मर्सलाइज के सिटी में, जहाँ पे कि जो यंग जो पीपल होते हैं इटाली के, वो लोग एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो 1831 और 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसे जो है दबा दिया गया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो सार्डिना पीडमोंट का जो राजा था, उसके अंदर में कंट्रोल आ गया कि मतलब उसे चार्ज दिया गया कि तुम जो है ये इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करो। तो
तो सार्डिना पिडमोंट के जो राजा किंग विक्टर इनामुएल टू थे, उनके साथ जो अलग जो रूलिंग एलाइट्स थे, मतलब जिन लोग रूल करते थे, जो राज परिवार होते थे, उन लोग चाहते थे जैसे कि एक यूनिफाइड इटाली हो, जिससे कि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे वो लोग, तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। जो अगर उन लोग यूनिफाई हो गए तो उनके लिए और भी ज़्यादा इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो जो चीफ मिनिस्टर कैभोर जो थे, वो इस यूनाइटेड मतलब इटाली का प्रोग्राम को अपने हाथों में लिए थे। वो ना ही एक डेमोक्रेट थे, ना ही एक रिवोल्यूशनरी थे, मतलब वो डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट नहीं करते थे कि मोनार्की को भी अपोज नहीं करते थे। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ये रूलिंग एलाइट, मतलब जो अब क्या एरिस्टोक्रेटिक जो ग्रुप होता था यूरोप का, वो उन लोग फ्रेंच बोलते थे। तो ये भी जो है ये एक वेल्थी मेंबर थे, और ये जो है फ्रेंच ज़्यादा अच्छे से बोलते थे इटाली से। इटाली के कंपैरिजन में फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलते थे, भले ही ये इटालियन एलाइट क्यों ना हो। और फ्रांस के साथ इन्होंने एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना, मतलब एक तो एग्रीमेंट बनाया, जिसके सहायता से कि जो सार्डिना पिडमोंट का जो किंगडम था, वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, जो ऑस्ट्रियन जो रूलर्स लोग थे, जो नॉर्दर्न इटाली को कंट्रोल करके रखते थे, उन ऑस्ट्रियन फोर्सेस को वो लोग हरा पाए 1859 के वॉर में। फिर 1860 के टाइम क्या हुआ, जो जूसेफ गैरिबल्डी के, मतलब जूसेफ गैरिबल्डी के अंदर में जो रेड शर्ट्स नाम के एक तो फोर्स बनाया गया था, जिसमें कि यंग लोग मतलब फोर्सेस ज्वाइन करते थे, जो आर्मी में ज्वाइन करते थे, और उन लोग साउथ इटाली में मार्च किए, जिससे से कि जो स्पेनिश रूलर्स जो साउदर्न इटाली को कंट्रोल करते थे, उनके विरुद्ध में, उनके विपक्ष में, मतलब स्पेनिश रूलर्स के विपक्ष में जो पीजेंट्स लोग होते थे, जिन लोग मतलब छोटे छोटे ज़मीन में खेती करते थे, उन लोगों को स्पेनिश रूलर्स के विरोध में भड़काया जाए। और 1861 में जो सार्डिना पिडमोंट के जो रूलर किंग विक्टर इनामुएल टू थे, उन्हें यूनिफाइड इटाली का किंग घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि जो पीजेंट्स लोग जो थे, और जो इटाली के जो कॉमन पीपल होते थे, उन लोग में ज़्यादा भी लिटरेसी नहीं था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट होते थे। उन लोग मतलब जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, जो नेशनलिज्म का बात कर रहे थे ये लीडर्स लोग, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। भले ही उन लोग उनके अंडर में ही क्यों ना ये मूवमेंट को चलाए हों, लेकिन वो लोग लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। और जो पीजेंट मासेस थे, उन लोग इटालिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मतलब इटाली क्या है, इटालिया शायद ये इटाली के लोकल लैंग्वेज में से बोला जाता हो, उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। और इन लोग सोच रहे थे कि लर्टेलिया नाम की कोई एक होगी जो विक्टर इनामुएल की वाइफ होगी, मतलब लर्टेलिया नाम की कोई लड़की होगी जो कि विक्टर इनामुएल की वाइफ है, बोल के ये पीसेंट मासेस लोग सोचते थे। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन जो है, मतलब अलग जो नेशंस जो फॉर्म हुए थे उससे से थोड़ा अलग है, मतलब उसका केस जो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि फ्रांस में भी हमने देखा रिवॉल्यूशन किया गया, जर्मनी में भी रिवॉल्यूशन किया गया, इटाली में भी रिवॉल्यूशन किया गया, लेकिन ब्रिटेन में जो है एक सर्टेन एक रिवॉल्यूशन से वो नेशन फॉर्म नहीं हो गया, वो उसमें एक बहुत ही लंबा सा एक तो प्रोसेस फॉर्म हुआ था। क्योंकि पहले जो था, मतलब 18th सेंचुरी फिर 17th सेंचुरी में देखा जाए तो ब्रिटिश नेशन बोल के कुछ था ही नहीं। तब क्या था, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आपका जो वेल्स है, ये सब जगह थे। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब इसे यूनिफाई करने के लिए एक तो प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक बहुत ही लंबा चलने वाला एक तो कॉन्फ्लिक्ट चालू रहा, मतलब बहुत ही टाइम तक वो लागू रहा। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट एक फॉर्म हुआ था, मतलब एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट फॉर्म हुआ था, जिसमें कि वो जो है मोनार्की से 1688 के टाइम पावर सीज कर लिया। और जैसे ही मतलब जो इंग्लैंड का जो पावर है वो इंक्रीज़ होने लगा, तो वो जो अलग अलग जो रीजन्स है, जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, यहाँ पे अपना कल्चर और ट्रेडिशन को जो वो इम्पोज करना चालू कर दिया। अभी जो है एक्ट ऑफ यूनियन पास हो गया 1707 को, जिससे से कि स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव एक कल्चर था, एक डिस्टिंक्टिव अलग एक तो ट्रेडिशन था, उसे दबा दिया गया और उसे एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड के साथ जोड़ दिया गया। मतलब इंग्लैंड जो है उसके ऊपर अपना रूल कब्जा कर लिया, मतलब उसको काबू कर लिया। और जैसे क्रिश्चियन लोग में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नाम का दो ठुक सेक्ट होता है, तो जो कैथोलिक क्लैंस जो थे, मतलब जो कैथोलिक में बिलीव करते थे, कैथोलिक चर्च में बिलीव करते थे, उन लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा दबाया गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको प्रेशर डाला गया ताकि वो रिवॉल्यूशन ना कर पाए। और जो स्कॉटलैंड का जो हाईलैंडर्स थे, मतलब स्कॉटिश के लोगों को बोला जाता है, उनका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था उसे भी जो है पूरा मतलब मिटा दिया गया, और वहाँ पे इंग्लिश जो इम्पोजिशन कर दिया गया, मतलब इंग्लिश कल्चर को वहाँ पे इम्पोज कर दिया गया। और आयरलैंड का भी जो है कुछ सेम ही ऐसे हालत हुआ था स्कॉटलैंड के जैसे। देखिए आयरलैंड जो था वो मतलब ज़्यादातर कैथोलिक कंट्री था, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते थे। वो एक लार्जली कैथोलिक कंट्री था, लेकिन जो इंग्लैंड के जो लोगों ने क्या किया, जो इंग्लिश जो पार्लियामेंट था, वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने लगे ताकि वो लोग कैथोलिक लोगों के ऊपर अपना दम जमा पाए। मतलब जैसे उन लोग माइनॉरिटी थे तो उन लोगों को दबाया जाता था कैथोलिक्स के द्वारा, तो जो प्रोटेस्टेंट्स लोग थे वो इंग्लिश पार्लियामेंट को सपोर्ट करने लगे, और इससे से जो है
है वो लोग अपना कंट्रोल भी जो इम्पोज कर पाए। और इससे से हमें क्या पता चलता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलते थे आयरलैंड के अंदर ही। तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते ताकि वो लोग कैथोलिक को हरा पाए और खुद को ही गुलाम बना पाए इंग्लिश कल्चर के अंदर, इंग्लिश डोमिनेशन के अंदर। वैसे तो इंडिया में भी इसके कम एग्जाम्पल्स नहीं हैं। तो वोल्फ टोन के लीडरशिप में जो यूनाइटेड आयरिश मैन लोग थे वो लोग 1792 को एक रिवॉल्यूशन के थे और वो रिवॉल्यूशन को भी जो है सप्रेस कर दिया गया, यानी दबा दिया गया। फिर 1801 को जो आयरलैंड को जो फोर्सिबली मतलब ज़बरदस्ती जो है जो ब्रिटिश कल्चर, जो इंग्लैंड का जो कल्चर बना था उसके अंदर उसे ज्वाइन कर दिया गया। और फिर जो न्यू ब्रिटिश नेशन बना जिसमें कि इंग्लिश का जो इंग्लिश लोगों का जो दम था, जो डोमिनेशन था, उसके अंदर में एक ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ जहाँ पे कि इंग्लिश लैंग्वेज, फिर गॉड सेव आवर नोबल किंग नाम का जो एंथम था जो कि मतलब इंग्लिश पार्लियामेंट में गा जाता था, इंग्लिश लोग इंग्लैंड के लोगों से ही गा जाता था, उसे पूरे ब्रिटिश यूनियन में उसे इम्पोज कर दिया गया। फिर जो अलग अलग जो इंग्लिश कल्चर लोग होते थे उसे पूरे कंट्री में फैला दिया गया। और जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड जो ये सब सबॉर्डिनेट पार्टनर्स लोग थे उन लोग को मतलब इग्नोर कर दिया गया, मतलब उनका कोई कल्चर नहीं है, उन लोग इंग्लैंड के अंदर ही आ गया, मतलब इंग्लिश डोमिनेशन के अंदर ही आ गया, ऐसे बोल के सोच लिया गया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।